द मॉनिक यानी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम आपका मनी आईक्यू बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आज हम एक तरह की मालियाती जासूसी करने वाले हैं। कई दहाइयों तक कंपनियों की खरबों डॉलर की जिम्मेदारियां सबकी नजरों के सामने थीं, लेकिन फिर भी छुपी हुई थीं। ये कोई पेचीदा मालियाती आला नहीं था, बल्कि आम से किराए के मुआहदे थे। आज हम इस अकाउंटिंग के उसूल का तफसीली जायजा लेंगे, जिसने इन छुपी हुई जिम्मेदारियों को बेनकाब किया। IFS 16। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि ये मेयार क्यों लाया गया, इसने कंपनियों की बैलेंस शीट को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया, और इसका सरमायाकारों और कारोबारी हिकमत अमलियों के लिए असल मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। IFS 16 से पहले की दुनिया कैसी थी? ऐसा लगता है कि कंपनी अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों को छुपा सकती थी। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसे ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कहा जाता था। आप यूं समझें कि दो एयरलाइंस हैं, दोनों 100 तैयारे चलाती हैं। एक कंपनी अपने तैयारे खरीदती है, जिससे इसकी बैलेंस शीट पर भारी कर्ज नजर आता है। दूसरी कंपनी वही 100 तैयारे तवील मुद्दती लीज पर ले लेती है और इसे सिर्फ माहाना किराए के खर्च के तौर पर दिखाती है। तो कागज पर दूसरी कंपनी बहुत कम मकरूज नजर आती थी। जी, बहुत कम मकरूज और ज्यादा मुनाफा बख्श। हालांकि दोनों पर मुस्तकबिल की अदायगियों का बोझ तकरीबन एक जैसा था। IFRS 16 का बुनियादी मकसद इसी अदम मसावात और मालियाती धुंध को खत्म करना था। तो ये शफाफियत लाने के बारे में था। लेकिन लीज की तारीफ इतनी सादा नहीं होगी जितना हम समझते हैं। मेरा मतलब है, क्या दफ्तर के लिए काफी मशीन खराई पर लेना भी इसमें शामिल है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस मेयार का नुक्ता आगाज है। IFRS के मुताबिक लीज सिर्फ किराया नहीं है, ये एक मुआहदा है जो आपको एक मखसूस मुद्दत के लिए किसी असासे के इस्तेमाल को कंट्रोल करने का हक देता है, जिसके बदले में आप अदायगी करते हैं। इसकी 3 अहम शराइत हैं। ठीक है, आइए इनको समझते हैं। पहली क्या है? पहली शर्त है शनाख्ती शुदा असासा, यानी आइडेंटिफाइड एसेट। इसका मतलब है कि मुआहदे का ताल्लुक किसी मखसूस वाज़ेह चीज़ से होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक ट्रक लीज पर लूँगा। मुआहदे में लिखा होना चाहिए कि मैं वो मखसूस टोयोटा हाइलेक्स जिसका विन नंबर XYZ है, लीज पर लूँगा। अच्छा, तो अगर सप्लायर किसी भी ट्रक से उसे बदल सकता है, तो ये शायद लीज नहीं है। बिल्कुल। तो असासा मखसूस होना चाहिए। ये बात समझ में आती है। अगली शर्त क्या है? दूसरी और सबसे अहम शर्त है असासे पर कंट्रोल। ये किलीदी नुक्ता है। क्या किराएदार ये फैसला कर सकता है कि इस असासे को कैसे और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? यानी अगर मैंने ट्रक लीज पर लिया है, तो क्या मैं फैसला करूंगा कि वो कहाँ जाएगा और क्या सामान लेकर जाएगा? जी, अगर आपको इसके इस्तेमाल से हासिल होने वाले तकरीबन तमाम माशी फवायद मिल रहे हैं, तो आपका उस पर कंट्रोल है। लेकिन अगर मालिक कहता है कि ये ट्रक सिर्फ पीर से जुमा तक कराची और लाहौर के दरमियान ही चल सकता है, तो फिर आपका कंट्रोल महदूद है और ये शायद IFRS 16 के तहत लीज ना हो। और तीसरी शर्त तो जाहिर है पैसों के बारे में होगी। जी हाँ, तीसरी शर्त यह है कि उस हक के बदले में कोई ना कोई अदायगी या मुआवजा तय पाया हो। जाहिर है, ये हक मुफ्त में नहीं मिलता। अगर ये तीनों शराइत पूरी होती हैं, एक मखसूस असासा, उस पर आपका कंट्रोल और बदले में अदायगी, तो मुबारक हो, आप IFRS 16 की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि लीज क्या है। अब आते हैं इस बड़ी तब्दीली पर जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे बताया गया है कि पुराने निज़ाम में ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का फर्क किराएदार के लिए खत्म हो गया है। खत्म हो गया है और यही सबसे बड़ी कहानी है। पहले कंपनियां ज्यादातर लीज को ऑपरेटिंग लीज कहकर अपनी बैलेंस शीट से दूर रखती थीं। लेकिन IFRS 16 कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब किराएदार के लिए सिर्फ एक ही मॉडल है। तो इस नए मॉडल में होता क्या है? अब किराएदार को अपनी बैलेंस शीट पर 2 नई चीजें दिखानी पड़ती हैं। पहली है इस्तेमाल के हक का असासा या राइट ऑफ यूज एसेट, जिसे ROU एसेट भी कहते हैं। एक मिनट रुकें, ये एक दिलचस्प तस्वर है। तो आप कह रही हैं कि किसी चीज को इस्तेमाल करने का हक खुद एक असासा है? बिल्कुल, उसी तरह जैसे कोई इमारत या मशीनरी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा है। और अकाउंटिंग का बुनियादी उसूल है कि हर चीज मुतवाजन होनी चाहिए।
تو اس نئے اثاثے کو متوازن کرنے کے لیے آپ کو دوسری چیز بھی دکھانی پڑتی ہے، جو ہے لیز کی ذمہ داری، یعنی لیز لائبلٹی۔ اگر میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں تو یہ ایک طرح سے مورگیج کی طرح ہے نا؟ لیز کی ذمہ داری وہ کل قرض ہے جو آپ نے لیا، اور ROU اثاثہ وہ گھر ہے جو آپ کو اس قرض سے ملا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، بالکل یہی ہے۔ لیز کی ذمہ داری مستقبل میں کی جانے والی تمام ادائیگیوں کی آج کی قیمت یعنی پریزنٹ ویلیو ہے، یہ آپ کا کل قرض ہے، اور ROU اثاثہ ابتدائی طور پر اسی رقم کے برابر ہوتا ہے۔ تو اچانک جو چیز پہلے صرف ایک ماہانہ خرچ تھی، اب وہ آپ کی بیلنس شیٹ پر ایک بڑا اثاثہ اور ایک بڑا قرض بن کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ میرا دماغ ابھی سے گھوم رہا ہے یہ سوچ کر کہ اس کا مالیاتی تناسب پر کیا اثر پڑا ہوگا، لیکن اس سے پہلے آئیے اسے ایک سادہ مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے۔ فرض کریں میں ایک کمپنی ہوں اور مجھے 5 سال کے لیے ایک نئی مشین کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ یہ مشین لیز پر لیتے ہیں۔ سالانہ ادائیگی $10,000 ہے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی سود کی شرح 5% ہے۔ تو پہلے دن میں اپنی کتابوں میں کیا لکھوں گا؟ پہلے دن آپ مستقبل کی ان 5-10,000 کی ادائیگیوں کی موجودہ قیمت نکالیں گی۔ 5% ڈسکاؤنٹ ریٹ پر یہ رقم تقریباً $43,295 بنتی ہے۔ تو آپ اپنی بیلنس شیٹ کے اثاثوں کی طرف $43,295 کا ROU اثاثہ دکھائیں گے اور ذمہ داریوں کی طرف $43,295 کی لیز کی ذمہ داری۔ واہ، مطلب میری بیلنس شیٹ راتوں رات تقریباً $43,000 سے بڑی ہو گئی؟ جی بالکل۔ اور پھر ہر سال کیا ہوگا؟ پہلے میں صرف $10,000 کرائے کا خرچ دکھا رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ خرچ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پہلا حصہ فرسودگی یا ڈپریسیشن ہے۔ آپ اپنے $43,295 کے ROU اثاثے کی قیمت کو لیز کی مدت یعنی 5 سال پر تقسیم کریں گے تو ہر سال تقریباً $8,659 کا فرسودگی کا خرچ آئے گا۔ اور دوسرا حصہ؟ یہ وہی مارگیج والی بات ہوگی جہاں کچھ سود ہوتا ہے اور کچھ اصل رقم؟ بالکل وہی۔ آپ کی $10,000 کی سالانہ ادائیگی میں سے کچھ حصہ سود کا خرچ ہوگا اور باقی حصہ آپ کی لیز کی ذمہ داری یعنی قرض کو کم کرے گا۔ پہلے سال آپ کی بقایا ذمہ داری $43,295 ہے۔ اس کا 5% سود بنے گا جو کہ تقریباً $2,165 ہے۔ تو 10,000 میں سے 2,165 سود کا خرچ اور باقی 7,835 سے میرا قرض کم ہو جائے گا، صحیح؟ جی بالکل صحیح۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنیوں کا منافع بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا اثر ایبٹا پر پڑا ہوگا، ہے نا؟ یعنی ارننگز بیفور انٹرسٹ، ٹیکسز، ڈیپریسیشن اینڈ امورٹائزیشن۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اس کا ایک غیر متوقع لیکن بہت اہم نتیجہ تھا۔ پہلے $10,000 کا کرایہ ایک آپریٹنگ خرچ تھا جو ایبٹا کا حساب لگاتے وقت آپ کی آمدنی سے نکالا جاتا تھا۔ اب وہ خرچ سود اور فرسودگی میں بدل گیا ہے اور یہ دونوں چیزیں ایبٹا کے حساب سے نیچے آتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کمپنی کا ایبٹا مصنوعی طور پر بڑھ گیا۔ چیز جیسے دفتر کے لیے کچھ کرسیاں یا لیپ ٹاپ لیز پر لینا، اس پر بھی یہی پیچیدہ حساب کتاب لاگو ہوتا ہے۔ یہ تو کمپنیوں کے لیے ایک ڈراونا خواب بن جائے گا۔ جی، معیار بنانے والوں نے اس عملی مشکل کو سمجھا اور اسی لیے 2 اہم چھوٹ یعنی ایگزیمپشنز دی گئیں۔ پہلی چھوٹ قلیل مدتی لیز یعنی شارٹ ٹرم لیزز کے لیے ہے۔ اگر کسی لیز کی مدت 12 ماہ یا اس سے کم ہے تو آپ اسے پرانے طریقے سے یعنی سیدھا سیدھا خرچ دکھا سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک بہت بڑا چور دروازہ نہیں ہے؟ کمپنیاں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتی؟ مثلاً وہ ہر 11 مہینے بعد ایک نیا معاہدہ کر کے اس اصول سے بچتی رہیں۔ یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے اور اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ اگر معاہدے میں اسے توسیع دینے کا آپشن موجود ہے جس کے استعمال کا قوی امکان ہو تو اس مدت کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے، لیکن ہاں یہ ایک ایسا حصہ ہے جہاں کمپنیاں ہوشیاری دکھا سکتی ہیں۔ دوسری چھوٹ کم مالیت کے اثاثوں یعنی لو ویلیو ایسٹس کے لیے ہے۔ اس میں عام طور پر لیپ ٹاپ، فون یا دفتر کا چھوٹا فرنیچر جیسی چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، تو ان کے لیے بھی آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو کرایہ دار کی کہانی ہو گئی جو کہ کافی ڈرامٹک ہے، لیکن اس شخص یا کمپنی کا کیا ہوگا جو اثاثہ لیز پر دے رہا ہے، یعنی لیسر یا مالک؟ اس کی دنیا میں بھی کوئی زلزلہ آیا؟ اور یہی اس کہانی کا سب سے عجیب اور دلچسپ موڑ ہے۔
मालिक यानी लेसर के लिए तकरीबन कुछ नहीं बदला। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है कि एक ही मुआहदे के दो फरीकों के लिए अकाउंटिंग के असूल बिल्कुल मुख्तलिफ हों? एक फरीक उसे कर्ज और असासा दिखा रहा है और दूसरा कुछ और। ये अजीब लगता है लेकिन यही हकीकत है। मालिक के लिए पुराने मेयार IAS 17 के उसूल बड़ी हद तक बरकरार रहे। उन्हें अब भी लीज को फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज में तकसीम करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक ही बार में दोनों तरफ की अकाउंटिंग ठीक क्यों नहीं की? इसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। एक नजरिया ये है कि स्टेक होल्डर्स की तरफ से सबसे बड़ा दबाव किराएदार की छुपी हुई जिम्मेदारियों को सामने लाने का था। मालिक की अकाउंटिंग में इतनी बड़ी खामियां नहीं समझी जा रही थी। तो उन्होंने एक वक्त में एक ही बड़ी जंग लड़ने का फैसला किया। जी, और मालिक की अकाउंटिंग को बदलना बहुत ज्यादा पेचीदा भी था, खास तौर पर बैंकों और लीजिंग कंपनियों के लिए। लेकिन इसकी वजह से एक अजीब सी गैर मुतनासिब सूरत हाल पैदा हो गई है, जिस पर आज भी तनकीद की जाती है। तो इन सब का खुलासा क्या है? जब ये मयार नाफिज हुआ तो इसका असल धमाका किन सनतों पर हुआ? धमाका वाकई बहुत बड़ा था। उसका सबसे ज्यादा असर उन सनतों पर पड़ा जो अपने कारोबार के लिए लीज पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती हैं। सबसे बड़ी मिसाल रिटेल की सनत है। दुकानें वगैरह? जी, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों दुकानें चलाती हैं, वो उनकी मालिक नहीं होती, बल्कि उन्हें तवील मुद्दती लीज पर लेती हैं। इसी तरह एविएशन की सनत, जहां एयरलाइंस के बेड़े में शामिल ज्यादातर हवाई जहाज लीज पर होते हैं। इन कंपनियों की बैलेंस शीट्स पर रातों रात अरबों बल्कि खरबों डॉलर की नई जिम्मेदारियां और असासे जाहिर हो गए। मैं एक CFO का तसव्वुर कर रहा हूं, जो एक सुबह दफ्तर आता है और देखता है कि उसकी कंपनी का कर्ज दुगना हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं एक बड़ी रिटेल कंपनी के साथ काम कर रही थी जब ये मेयार नाफिज हुआ। उनके CFO ने मजाक में कहा कि कल तक मैं एक रिटेलर थी, आज सुबह उठी तो पता चला कि मैं एक रियल एस्टेट टाइकून भी हूं और एक बैंकर भी। उनके मालियाती तनासब जैसे कर्ज और असासों का तनासब मुकम्मल तौर पर बदल गए होंगे। जी बिल्कुल। टेलर्स या एयरलाइंस के हिस्से बेचना शुरू कर दिए जब उन्होंने उनका हकीकी कर्ज देखा, या जो समझदार तज्जियाकार थे वो ये सब पहले से ही जानते थे? ये इस बहस का सबसे अहम हिस्सा है। ज्यादातर समझदार तज्जियाकार पहले से ही कंपनियों के लीज के वादों का अंदाजा लगाकर अपनी कैलकुलेशंस को एडजस्ट करते थे। वो फुटनोट्स पढ़ते थे। जी, वो फुटनोट्स में दी गई मालूमात को इस्तेमाल करते थे। तो उनके लिए ये कोई बड़ा सदमा नहीं था, लेकिन आम सरमायाकार के लिए और खुद कंपनियों की इंतजामिया के लिए ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इसने लीजिंग के फैसलों पर गहरा असर डाला। तो इससे ये सवाल पैदा होता है, और शायद यही हमारा आखिरी और सबसे अहम नुक्ता है। अब जबकि ये जिम्मेदारियां छुपाई नहीं जा सकती, तो क्या इससे कंपनियों का रवैया बदल रहा है? क्या कंपनियां अपने मालियाती तनासुब को बेहतर दिखाने के लिए आसासे लीज पर लेने के बजाय खरीदने को तरजीह दे रही हैं, या लीज पर लेने की अमली लचक अब भी ज्यादा अहम साबित हो रही है? यही वो $1 मिलियन का सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है। हम देख रहे हैं कि कुछ कंपनियां अब छोटी मुद्दत की लीज को तरजीह दे रही हैं ताकि वो 12 माह की छूट के दायरे में रह सकें। कुछ कंपनियां अब लीज के मुआहदों को इस तरह तरतीब दे रही हैं कि वो कंट्रोल की शर्त पर पूरा ना उतरे और सर्विस एग्रीमेंट बन जाएं। यानी वो होशियारी दिखा रही हैं। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ लीजिंग की बुनियादी कारोबारी मंतिक अब भी बहुत मजबूत है। आपको एक बड़ा सरमाया खर्च किए बगैर जदीद तरीन असासे इस्तेमाल करने को मिल जाते हैं। तो ये एक मुस्तकिल कशमकश है। IFRS 16 ने मैदान जंग को बदल दिया है, लेकिन खेल अब भी जारी है। ये मेयार शफाफियत लाया है, लेकिन इसने कंपनियों को मजीद तख्लीकी होने पर भी मजबूर कर दिया है। जी बिल्कुल। ये वाकई एक दिलचस्प और गहरा जायजा था। इसने एक बज़ाहिर खुश्क अकाउंटिंग के मौजू को एक सनसनीखेज कहानी में बदल दिया। आज की इस तफसीली गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.